टाई से मुझे पकड़ा और झटका दिया तो मैं बेध्याना था, मैं ज़मीन पे गिर गया। उसने पिस्तौल भी निकाल लिया और उसने पॉइंट करना था कि मेरे कोई वाकया बयान किया पोलिंग स्टेशन पे किसी पे हुआ जो तो हमें भी, हमारे साथ भी यही ना हो। लेकिन आपने निगरान सेटअप का जिक्र किया है। निगरान वजीर तो ये कह रहे हैं कि उस शख्स की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो मेडिकेशंस पे थे। क्या कर रहे थे? सॉरी, निगरान? हमारे जो पंजाब के निगरान वजीर हैं, उन्होंने ये टीवी पर ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है कि जिन साहब का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी। हाँ, वो ये मैं आपको बताऊं, ये 2000 नहीं न, बल्कि 1990 का वाक़या है। बीबी शहीद को वो प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दी गई थी और हमारी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी और उनको तलब किया था हाई कोर्ट ने। राशिद अजीज़ जज थे, उन्होंने तलब किया था। अब वो वहाँ क्राउड बहुत आ गया, पीपल्स पार्टी के जाले इतने आए कि हद नहीं। वहाँ ज़रा उसी दौरान मैं वकील था बीबी का, मैं जा रहा था कुछ वकला के साथ, तो एक बंदे ने, जिसको मैं जानता ही नहीं था, वो चलते हुए कि उसने मेरी टाई से मुझे पकड़ा और झटका दिया तो मैं बेध्याना था, मैं ज़मीन पे गिर गया। उसने पिस्तौल भी निकाल लिया और उसने पॉइंट करना था कि मेरे साथी जो वकला उस वक्त साथ चल रहे थे, ये सज्जाद भट्टी साहब एक वकील हैं, एक सीएम सरवर साहब, शौकत जावेद साहब, इन्होंने उसको पकड़ के ओवर पावर करके उससे पिस्तौल खींच लिया और सीधा अदालत ही ले गए। राशिद अजीज़ खान, जस्टिस राशिद अजीज़ खान को बड़ा तैश आया। उन्होंने कहा बुलाओ जो एसपी इस वक्त इंचार्ज है इसका, डीआईजी को भी बुलाओ, आईजी को भी बुलाओ। वो तीनों अफसर आ गए 15 मिनट में। हम वहाँ कमरा अदालत में इंतज़ार कर रहे थे कि इतने में वो एसपी आया। जब तो एसपी को कहा जज साहब ने कि ये बंदा जो है, ये इसने हमला किया है, इस मुलजिम को पकड़ के इसको सजा दिलवाओ। एसपी कहता है ये तो पागल है जी। उस चीफ जस्टिस भी हम हक्के पक्के रह गया कि इसको कितना पता लगा है पागल है, और फिर पागल इधर फिर रहा है पिस्तौल लेके हाई कोर्ट में। ये तो इनका तरीका ही है, ये बचने की इनकी सूरत ही है। ठीक है, चले, ये तो एहतसास साहब आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुना दिया, लेकिन अब हमने ये देखा कि रात गए इस मामले को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, या यूं कह लें कि उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए आरओज़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वो जितने भी इल्ज़ामात थे कमिश्नर पिंडी के, उसको रद्द कर दिया। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कराई गई है कि क्या मामला हुआ? ये तो देखे ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन रात को 10 बजे उन्होंने इजलास बुला लिया और बैठे रहे। अब उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो इतना ज़्यादा वो जानिबदार है कि उसने 90 दिन का पास नहीं रखा कि खैबर और पंजाब की इलेक्शन 90 दिन में करानी होती है, और उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसका फ़र्ज़ है। अंडर द लॉ इट इज़ नॉट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ड्यूटी और इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म नामे इन्होंने इग्नोर किए। वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 13 मई को इलेक्शन कराओ पंजाब और खैबर की, पिछले साल। वो अब अगर वो इलेक्शन इन टाइम हो गया होते, आइन शिकनी ना हुई होती, तो इस वक्त 2 हुकूमतें होती जो अपना मैंडेट लेके बैठी होती और करती लोगों की खिदमत। और सब मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। हमने इस पे ज़ाहिर है कि प्रोग्राम्स में भी आपसे रहनुमाई ली हुई है, लेकिन वो असेंबली तोड़ने का तरीकाकार, एक शख्स के कहने पर असेंबली तोड़ना और जो जलसों में आकर कह रहा है वो भी तरीक़ाकार शकूक व शबात पैदा कर रहा था। वो भी ठीक नहीं था कि आप आए और असेंबली तोड़ दें, कि नई रिवायत डल रही थी। मेरा सवाल ले लें एहतसास साहब, सवाल ये है कि कमिश्नर ने जो मीडिया के सामने बयान पेश किया था, उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पर भी बराह रास्त तनकीद की थी। हालांकि चीफ जस्टिस साहब ने बाद में आकर कहा कि वो सूमोटो नहीं लेंगे, और नहीं लिया उन्होंने सूमोटो। लेकिन आप समझते हैं कि कल एक बड़ी अहम समात है इलेक्शन से मुतालिक, और इसमें चीफ जस्टिस साहब पे चूँकि इल्ज़ामात लगे हैं, उनको बेंच का ऐसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, और वो नहीं बैठेंगे। आई एम श्योर कि वो नहीं बैठेंगे। ये ट्राई किया था
इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने चीफ जस्टिस अपने बेटे का केस अपने सामने लगा लिया था और कुरान बीच में रख दिया था कि ये कुरान ज़मानत है कि मैं जो करूँगा नेक नियति से करूँ। पर वकला ने उस पर बड़ा एहतजाज किया और उसको उनको किसी और बेंच को भेजने मजबूर हो गया चीफ जस्टिस। हालांकि उन्होंने बेंच अपनी मर्जी का बनाया। बेंच वो दोनों जज जो थे वो उनकी मर्जी के ही थे और उन्होंने क्या किया, कोई फाइंडिंग आज तक नहीं दी। साहब जो इलेक्शन हुए हैं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन थे, रिग्ड इलेक्शन थे, आपने ज़ाहिर है कि गए भी जहाँ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लड़ रहे थे इलेक्शन, NA 127 की बात कर रही हूँ, लाहौर का हल्का है। क्या आपको लग रहा था कि वाकई ये रिग्ड इलेक्शन है या जो नताइज उस वक्त थे एक्सपेक्टेड थे ये सारा कुछ? नहीं, रिग्ड तो इलेक्शन उस दिन से हो गया जिस दिन से आइन शिकनियाँ शुरू हुई। मैं उनमें नहीं जा रहा हूँ क्या आइन शिकनी हुई, पर फिर अगर किसी को शक व शुबा था तो जिस तरह इन्होंने जो एक पार्टी के खसूसन एक पार्टी के बंदे और लीडर उठाने शुरू किए जिन्होंने इलेक्शन लड़ना था, या वो उम्मीदवार हो चुके थे, उनको उठाना शुरू किया। 20 दिन के बाद वो बरामद हुए तो वो किसी एंकर के घर में बैठ के और वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी को भी मुस्तरद करता हूँ, लीडर को भी मुस्तरद करता हूँ, बड़ा बदमाश लोग हैं ये, और मैं सियासत ही, कोई कहता है सियासत ही छोड़ता हूँ। उस वक्त से ही पता लग गया था कि ये इलेक्शन तो इलेक्शन नहीं है, तो सिलेक्शन है। ये नहीं, अगर रिग्ड है तो फिर जिस पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने 92 सीट्स ली हैं। नहीं, उनका मैंने एक दो के पास उनके देखे हैं फॉर्म 45। फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का समझिए 3000 वोट 4000 वोट के का फॉर्म है कि कितने कैंडिडेट्स को कितने कितने मिले हैं। वो फॉर्म सारा पोलिंग एजेंट्स के दस्तखतों के साथ और जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसके दस्तखतों के साथ वो चला जाता है फॉर्म RO के सामने, एक एक कैंडिडेट्स को भी दिया जाता है। अब जब वो चला जाता है RO के पास तो RO ने उन सब फॉर्म 45 को जमा करके उनमें वोट जितने हैं फॉर्म 47 बना देना, और फॉर्म 47 में उतने कुल वोट होने चाहिए जितने कुल वोट फॉर्म 45 में एक हल्के के हैं। अब वो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 250-300 फॉर्म 45 अपने हल्के के अपनी बगल में लिए फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये मेरे वोट इतने हैं और ये फॉर्म है, और ये नवाज शरीफ ये हारा हुआ है, नवाज शरीफ दोनों। लेकिन एतजाज साहब आप वकील हैं, इसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल मौजूद होता है, इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पर जाके दरवाज़ा खटकाना चाहिए बजाय कि इसके आप मीडिया सोशल मीडिया पर आकर बात करें। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ, ऑलमोस्ट सभी पार्टीज़ जो हैं इस इलेक्शन में सरापा एहतजाज हैं एतजाज साहब, और अक्सर तो ये कह चुकी हैं कि ये इलेक्शन कदम करार दे दिया जाना चाहिए और री इलेक्शन होना चाहिए। अब जो कल एक बड़ी अहम समात लगने वाली है जिसमें आपने कहा है कि काजी फायज़ साहब शायद नहीं बैठेंगे, आप समझते हैं कि ये जो समात अहम है इसमें कोई फैसला हो जाएगा, और क्या आपको कोई चांसेस नज़र आ रहे हैं कि इलेक्शन कलअदम हो सकते हैं? भाई कोई इलेक्शन कलअदम करके नई इलेक्शन में जाना है, ये तो कोई मुफीद बात नहीं है। तो इसका हल क्या है? बड़ा सिंपल है। इसका हल ये है कि आप फॉर्म 45 जो है, जो कैंडिडेट के पास है, उसको उसी कमरे में मिला है, सारे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत हैं, वो उन फॉर्म 45 को पहले तो दावत दें आप कैंडिडेट्स को, इलेक्शन कमीशन दे कि आप अपने फॉर्म 45 लेके आए। वो फॉर्म 45 की तरफ तो इलेक्शन कमीशन जाता ही नहीं, वो जानिबदार है। वो राजा सलमान अकरम राजा हमारा एक प्रोमिनेंट वकील है, वो अपनी बगल में 300 के कितने वो लिए फिर रहे हैं, वो कहता है बाकी जो फॉर्म बाकी जो फॉर्म हैं इसके बकाया, वो अगर उनमें टोटल वोट कुल वोट भी इसको डाल दो उसके मुखालिफ ऑन चौधरी को जानता बा कौन है लाहौर में, ऑन चौधरी को डाल दो
तो इसके वो मेरे जितने नहीं बनते। 98,000 की लीड थी उसकी, और ओन चौधरी को पता नहीं कितने 70-80, यही जो कमिश्नर पिंडी कहता है जैसे 70-80 हज़ार वोट डाल के उसके 1 लाख और पता नहीं कितने कर दिए। ओन चौधरी जिसको मैं भी लॉरिया हूँ जानता ही नहीं था। अब ये वोट इस तरह पड़ रहे हैं, तो ये अब सलमान राजा का केस टेस्ट तो ये मैं एजाज साहब आपसे सवाल तो बहुत सारे हैं, इसी से मुतालिक एक सवाल करती हूँ। आपने एक पार्टी, एक मखसूस पार्टी का जिक्र किया है, उस पार्टी के पास नंबर्स भी हैं। ज़ाहिर है कि जब वो पार्टी इलेक्शन में गई थी उनके पास बल्ले का निशान नहीं था, अब नंबर्स हैं। आप समझते हैं कि वो हुकूमत बनाने की पोजीशन तो रखते हैं, बना पाएंगे, बना सकते हैं, ग्रीन सिग्नल मिलेगा? देखो, मैं इंसाफ के हक में हूँ, इंसाफ पीटीआई नहीं, बट जस्टिस, देयर हैज टू बी जस्टिस। ये लोग पागल हो जाएंगे अगर इनको जमहूरियत इस तरह नोची गई और खींची गई इनसे, और इनके हाथों से एक दफ़ा लोग मोबिलाइज हुए हैं, जाके उन्होंने वोट डाला है, किसी को डाल दिया है। आपको मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप इंसाफ के हक में बात करें, मैं कह रहा हूँ फॉर्म 45 आप मंगाएं, कैंडिडेट्स को दावत दे कि आप अपने फॉर्म 45 लेके आए, और 20-30 हल्कों का तो कम से कम इसमें ही हो जाएगा तय। उसके बाद आप बाकियों के नोटिफिकेशन कर ले, चाहे जो नहीं लेके आ सकता वो जाए ट्राइब्यूनल के सामने। लेकिन एजाज साहब, आपको लगता है वो गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन, तो वो बता रहे हैं कि उनकी 180 सीट्स थी, उनको कम मिली हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन उनको ग्रीन सिग्नल मिलेगा गवर्नमेंट बनाने का? ग्रीन सिग्नल तो देना है, ये निगरानों ने भी नहीं देना, आइंदा हुकूमत ने भी नहीं देना, ये तो जो इनके सरपरस्त बैठे हुए उन्होंने देना है। और वो अगर नहीं देंगे तो बहुत ज़्यादती करेंगे, बहुत पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन तो होता ही मैंडेट लेने के लिए, किसको मैंडेट मिला है। सही, लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए ये तसव्वुर कर लें, क्योंकि अभी तो ज़्यादा चीज़ें, थिंग्स आर नॉट क्लियर येट, तो अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि उनको मैंडेट जो मिला है वो अपोजिशन का मैंडेट था, वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी और जो दीगर जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत बना लेती हैं, तो आप इस हुकूमत को कैसे देख रहे हैं? इसका मुस्तकबिल क्या है? क्या ये हुकूमत 5 साल के लिए चलने के लिए आएगी? नहीं, ये तो जो हुकूमत बनाएगा उसकी बड़ी ही उसको डिसएडवांटेज होगा, उसकी तो सियासत इस वक्त बड़ी मुश्किल होगी करनी। ये तो खबर नहीं इनको क्या ज़रूरत है किसी को भी हुकूमत खींच के लेने की, किसी भी दिन, दोनों फ्री कैन में से किसी को भी। पर अगर मैंडेट किसी का बनता है तो बनने दो, नवाज शरीफ का बनने दो, पीपल्स पार्टी का बनने दो, पीटीआई का बनने दो, वो जो निकले, जो सही डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं आपके सामने आ रहे हैं। ये चीफ जस्टिस साहब ने तो एक जुल्म किया, जो निशान ले लिया, एक पार्टी से आपने निशान भी ले लिया, उसके लीडर को अंदर भी डाल दिया, उसको सजाएं भी पै दर पै 30 साल सजाएं कर दी। आप और क्या मांगते हैं उससे? और वो फिर लड़ रहा है, मैं इसलिए उसके हक में ये बात करता हूँ, और फिर वो लड़ रहा है, और फिर वो अब फिर ट्रीटमेंट तो मांगता है। लेकिन जाहिर है जो मैजिक नंबर उसको उनको चाहिए, उस जमात को, उसके लिए ये ज़राए की खबर है कि बहुत सारी जमातों ने, बड़ी जमातों ने कोशिश की कि उन साहब से जो इस पार्टी को लीड करते हैं और जिनके नाम पर वोट पड़ा है उनसे बातचीत करें, लेकिन वो साहब बात करने को तैयार ही नहीं है। उनका तो तर्ज़े गुफ्तगू ही मुख्तलिफ हो गया इलेक्शंस के बाद। हाँ, इतना बड़ा मैंडेट अगर उसको मिला, वो तो इतनी जितनी ये तस्लीम कर रहे हैं गवर्नमेंट कि उसको 93 या 94 सीटें मिल गई हैं, यही एक आदमी के लिए जो जेल में पड़ा हुआ है, जिसको आपने दलील किया है, और उसके हक में जितना आप उसको दलील करने की कोशिश करते रहे उतने उसको वोट मिले। आप समझते ही नहीं है, ये मुल्क, कंट्री इज एट स्टेक। आप अपना एक वेंडेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लंदन से भी आप आ गए, आप वहाँ मफरूर रहे हैं, यहाँ आपको प्राइम मिनिस्टर रिसीव किया जा रहा है, और कमाल है एक। लेकिन एतजाज साहब, अगर उनके लिए स्टेज इतना सेट होता
अगर उनको इतना ही वार्म वेलकम जैसे कि आप कह रहे हैं कि किया होता, सारा कुछ मामला पहले से तय होते, तो नून लीग के पास ज़्यादा सीट्स ना होती? ओ नहीं नहीं, नून लीग के पास तो 20 नहीं आनी चाहिए थी, उनको लेजिटिमेटली मिलती। मैंने जो देखा लाहौर का मिजाज, नहीं, एक आप जगह कहना चाह झंडा, रहे इनका हैं कहीं झंडा, कि लेजिटमेटली नून लीग की 20 सीट्स भी नहीं बनती थी? नहीं, इतनी खराब कारकर्दगी रही है क्या नून लीग की? नून लीग तो कह रही है उनके साथ भी ज्यादती बिल्कुल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको अभी लाहौर, ये 8 तारीख से पहले का लाहौर चले जाए, कहीं इनके बैनर लगे हों, कहीं इनकी फ्लैक्सेस लगी हों, कहीं इनके बिल बोर्ड लगे हों, कहाँ लगे हैं? इलेक्शन हो गया है, ठीक, नवाज शरीफ थ्राइस प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ तो बिल बोर्ड की और बैनर्स की का साया हो जाता था लाहौर शहर पे और ये मुस्लिम लीग के सबसे ज़्यादा होते थे, मालदार भी ये सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते थे, और इनके तो फ्लैक्सेस एकदम हर तरफ होते थे। और ये आप मुझे स्ट्रीट पावर ना शो करने का जो नून लीग का लाए अमल था, ये आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? क्यों नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने ये सब कुछ? वो साथ है ही कोई नहीं उनके। ही हैज टू फेस द रियलिटी, नवाज शरीफ हैज टू फेस द रियलिटी कि अब नहीं है भाई। 3 दफा लोग कहते हैं आपको लाए, आपने हमारा क्या भला किया। ठीक है, ऐसा सब मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं समझती हूँ सवाल बड़ा ज़रूरी आपसे करना। हमारे मुल्क में कोई भी आता है, टीवी पर बैठता है, सोशल मीडिया पर बैठता है, इल्ज़ाम लगाता है, सबूत दिए बगैर चला जाता है और फिर उसका कुछ नहीं बनता है। आपने कमिश्नर पिंडी की गुफ्तगू की, हमने उस पर बातचीत की, वो देखी, कोई सबूत सामने नहीं आया। उससे पहले हम जब बशीर मेमन ने इल्ज़ामात लगाए थे, उसका भी कुछ नहीं निकला है, और भी ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक बात की, आपकी नज़र से गुजरी होगी। उन्होंने 2 साबिक जो हाई रैंक ऑफिसर्स हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया और फिर उसमें एक यूटर्न भी ले लिया, छोटा हल्का पुल्का सा, एक साहब का नाम निकाल दिया कि वो निकल गया था, और वो भी बगैर सबूत के। ये जो इल्ज़ाम की सियासत है और जो टाइमिंग है राइट आफ्टर जनरल इलेक्शंस ऑफ पाकिस्तान, ये कितनी क्रूशल है, ये होना चाहिए? ये मैं आपको बताऊं, ये चीफ जस्टिस साहब ने भी, फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने भी यही दलील ली कि सबूत के बगैर आप हमारे पास आ जाते हैं और सबूत को जाते नहीं, इल्ज़ाम लगा देते हैं। देखिए, 2 किस्म के बयानात होते हैं। एक बयान है कि मैं बयान देता हूँ कि मैं काउंटिंग जहाँ हो रही थी, जिस कमरे में, उसकी खिड़की में बाहर से देख रहा था, झांक रहा था, और अलिफ बे जीम दाल ये 4 बंदे ठप्पे लगा रहे थे और डब्बे भर रहे थे। अब मैं ये बयान किसी के को, ये सिर्फ इतना बयान किसी के फ़ायदे में नहीं हो सकता, और ये है जस्ट अ स्टेटमेंट। बट यहाँ स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ कन्फेशन है, यहाँ इकबाली बयान है। एक बंदा कहता है मैंने भी ये जुर्म किया है, वो ये नहीं कह रहा कि वो 4 बंदों ने कत्ल किया, वो कहता है मैं भी कातिल हूँ। देयर इज ए रिंग ऑफ ट्रूथ इन दिस। अब अगर जो अपनी गर्दन भी उस न्यूज़ में देना चाहता है और साथ देता है और साथ कहता है ये भी साथ है, उसके बारे में लॉ कहता है, एविडेंस एक्ट कहता है, ज़ाब्ता फौजदारी में अलहदा प्रोविजंस हैं ऑन कन्फेशंस। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है वो एक सबूत है, वो प्राइमा फेसा ही एक सबूत है। वो जो 7 मुल्ज़िम है जिनको वो मुलव्वस कर रहा है, ये उन पे बार होगा कि वो उसको झुठलाएं। ठीक है, ये बहुत कोई शुक्रिया, छोटी बात नहीं है। आपने वक्त निकाला। बिल्कुल इल्ज़ाम लगते हैं तो उसके सबूत भी होने चाहिए।